हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। लास्ट लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन 8 कर ली थी हायर परचेज के अंदर। एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था रिगार्डिंग कि इंस्टॉलमेंट्स निकालने में प्रॉब्लम आती है। मैंने वो मैसेज काफ़ी लेट देखा, तो आप मुझे आज कांटेक्ट कर लीजिए, आज हम डिस्कस कर लेंगे उस पॉइंट को। इलस्ट्रेशन आपका 9 है, 8 तक हम ऑलरेडी कर चुके थे, 9th इलस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। ए फर्म अक्वायर्ड 2 ट्रैक्टर्स, एक फर्म है अक्वायर्ड 2 ट्रैक्टर्स, 2 ट्रैक्टर्स अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट, डिटेल्स ऑफ विच वर एज फॉलो। उसकी डिटेल्स इस तरीके से हैं। एक ट्रैक्टर ए खरीदा और दूसरा ट्रैक्टर बी खरीदा। डेट ऑफ परचेज गिवन है, एक 1 अप्रैल को खरीदा 2011 और दूसरा 1 अक्टूबर 2011 को खरीदा। ट्रैक्टर ए का कैश प्राइस आपका 14,000 है और ट्रैक्टर बी का जो कैश प्राइस है वो आपका 19,000 है। बोथ एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर पेमेंट टू बी मेड इन 24 मंथली इंस्टॉलमेंट। देखिए, कहते हैं कि आप 24 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 600 ईच फॉर ट्रैक्टर ए। 24 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आपको पेमेंट करनी है और हर इंस्टॉलमेंट 600 रुपये की है ट्रैक्टर ए के लिए एंड 800 रुपीज की है फॉर ट्रैक्टर बी। कमेंसिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग परचेज। आपकी पहली इंस्टॉलमेंट जिस महीने में आपने खरीदा है उस महीने के एंड से आपकी पहली इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, ओके सर। ऑल इंस्टॉलमेंट बीइंग पेड ऑन द ड्यू डेट। ऑफ कोर्स सारी की सारी आपको इंस्टॉलमेंट्स हैं ड्यू डेट पे करनी है। ऑन 30th जून 2012, देखिए आपने खरीदा 1 अप्रैल 2011 ट्रैक्टर ए और ट्रैक्टर बी 1 अक्टूबर 2011 को खरीदा। ऑन 30th जून 2012 ट्रैक्टर बी वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आग लगी और ट्रैक्टर बी, यानी कि आप समझिए ऑलमोस्ट 9 महीनों बाद, सॉरी 15 महीनों बाद ट्रैक्टर, नॉट 15 महीने, इट्स 9 महीने बाद, 9 महीने बाद ट्रैक्टर बी जल गया। ट्रैक्टर बी वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इन फुल सेटलमेंट ऑन 10th जुलाई 2012 एन इंश्योरेंस कंपनी पेड 15,000 अंडर ए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। इंश्योरेंस कंपनी ने 15,000 की पेमेंट की है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर। एनी बैलेंस ऑन हायर परचेज कंपनीज अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन वर टू बी रिटन ऑफ। और कोई भी अमाउंट अगर आउटस्टैंडिंग था उस समय, एनी बैलेंस ऑन हायर परचेज in full settlement on 10th July 2012, an insurance company paid 15,000 under a comprehensive policy. Any balance on hire purchase company on account of, in respect of these transaction were to be written off. कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने 15,000 दे दिया और कोई अगर और आउटस्टैंडिंग अमाउंट है कंपनी के पास तो वो हम राइट ऑफ कर देंगे, was to be written off. Okay, the firm prepare account annually up to 31st December and provide depreciation on tractor on straight line basis at a rate of 20% पर एनम राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10 रुपी। तो आपको रेट ऑफ डेप्रीशिएशन गिवन है। स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करनी है। अपोर्शन एज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज एंड अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। ओके सर, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन द फॉलोइंग अकाउंट्स कैरिंग डाउन द बैलेंसेज ऑन 31st December 2011 एंड 31st December 2012। एक तो आपको ट्रैक्टर ऑन हायर परचेज का लेजर बनाना है, ओके, एक आपको प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का बनाना है और तीसरा आपको डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर का बनाना है। तो आप देखिए यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है ना बहुत कम है, आपको सारे लेजर नहीं बनाने हैं, जितने चाहिए हम उतने ही बनाएंगे। तो ट्रैक्टर ऑन हायर परचेज 2 कॉलम बनेंगे, एक ए का बनेगा और एक बी का बनेगा। ठीक है जी, और दूसरा इन्होंने एक ही कॉलम बनाया हुआ है, आप 2 भी बना सकते हो। और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, फिर डेप्रीशिएशन का लेजर बनेगा और तीसरा डिस्पोजल का लेजर बनेगा। ठीक है जी, आइए देखते हैं। सब कुछ गिवन है। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। अगर आप देखोगे कैश प्राइस गिवन है ट्रैक्टर का और आपकी इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट भी गिवन है और आपको यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ना तो हायर वेंडर का अकाउंट बनाना है ना ही हायर परचेजर का अकाउंट बनाना है। तो यहां आपको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं। रिक्वायरमेंट में हमें ट्रैक्टर अकाउंट बनाना है जिसमें हमें डेप्रीशिएशन चाहिए और
दूसरा डेप्रिसिएशन का लेजर बनाना है और तीसरा उस ट्रैक्टर को डिस्पोज ऑफ करने का लेजर बनाना है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को ना मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। आइए यहां पर चलिए, ये है आपकी इलस्ट्रेशन 9, ट्रैक्टर अकाउंट, 2 कॉलम बना रहा हूं। चलिए, सबसे पहले पर्टिकुलर ट्रैक्टर ए, ट्रैक्टर बी, पर्टिकुलर ट्रैक्टर ए एंड ट्रैक्टर बी। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा लेजर बनाना है आपने। ए पार्ट आई हमारे क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर बनाना है। चलिए, ये आपका बना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और फिर तीसरा लेजर आपका बनेगा डिस्पोजल, ट्रैक्टर डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है जी, ट्रैक्टर डिस्पोजल अकाउंट। पर्टिकुलर तो ये 3 लेजर आपको बनाने हैं। सबसे पहले खरीदने की ट्रांजैक्शन करेंगे। आप देखिए जरा, आपने ये ट्रैक्टर को खरीदा 1 अप्रैल 2014 को और बी को खरीदा 1 अक्टूबर 11 को, और बी को खरीदा 1 अक्टूबर 2011 को 19,000 में। तो पहले हम खरीदने की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, एंट्रीज वैसे ही रिकॉर्ड होंगी नॉर्मल, बट आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि 3 ही एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। एक तो खरीदने की रिकॉर्ड करनी है क्योंकि ट्रैक्टर अकाउंट है। दूसरा, यहाँ पर इंटरेस्ट की, डाउन पेमेंट की कोई एंट्री नहीं आएगी, इंस्टॉलमेंट की कोई एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि हमें जो लेजर बनाने हैं ना, वो एक तो डेप्रिसिएशन का लेजर बनाना है, एक ट्रैक्टर का बनाना और एक डिस्पोजल का बनाना है। यानी कि ट्रैक्टर से संबंधित ही लेजर बनाने हैं। तो एक परचेज प्राइस की ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी, दूसरा आप डेप्रिसिएशन की ट्रांजैक्शन की एंट्री करोगे, और तीसरा उसको बेचने की, डिस्पोज ऑफ करने की ट्रांजैक्शन की एंट्री करोगे। इसके अलावा कोई एंट्री ओपन नहीं होगी। ठीक है जी, ओके सर। तो हम खरीदते हैं सबसे पहले। यहां पर ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपको मालूम है पहली एंट्री कैश प्राइस पर ही होगी 1 जुलाई 11 को, 1 अप्रैल 11 को, सॉरी, टू बैंक। 14,000 में आपने ट्रैक्टर ए खरीदा और 1 अक्टूबर 11 को टू बैंक
19,000 में आपने दूसरा ट्रैक्टर खरीदा। आपकी जो डेप्रिसिएशन आएगी, अब अगली जो एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन की, देखो आपने खरीद लिया, डाउन पेमेंट की कोई एंट्री यहां पर आने वाली नहीं है, क्योंकि डाउन पेमेंट आपका लेजर बनाना ही नहीं है, ना तो हायर वेंडर का बनाना है, ना हायर परचेजर का बनाना है। उसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री भी नहीं आनी है। उसके बाद सीधा हम चलेंगे लास्ट पर डेप्रिसिएशन की एंट्री। डेप्रिसिएशन यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर बना हुआ है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन की एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगी, ना कि एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा। क्लियर? तो इसका मतलब यहां पर जो एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, 31 दिसंबर को आपका ईयर क्लोज हो रहा है। ठीक है जी, बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक ट्रैक्टर एक ही डेप्रिसिएशन है और दूसरी ट्रैक्टर डेप्रिसिएशन है, 20% है। 14,000 के ऊपर अगर आप 20% डेप्रिसिएशन लगाओगे, ये आपकी 9 महीने की लगेगी और ये आपकी 9 महीनों की डेप्रिसिएशन 1400 है। इसका मतलब ये हो गया 1050 डेप्रिसिएशन जो आपकी 9 महीनों की होगी, और दूसरी तरफ 6 महीनों की है तो 950 की डेप्रिसिएशन आपकी ट्रैक्टर बी की होगी। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या डेप्रिसिएशन इतनी ही है। ट्वेंटी परसेंट, सॉरी 20% है ना, मैंने 10 से निकाल दिया, तो ये 2100 हो जाएगा और ये 1900 हो जाएगा। ठीक है जी, एक मिनट। कैलकुलेट करके बताइए कितनी बनेगी। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इस टाइम। अब मुझे बताइए जरा कितनी अमाउंट बनेगी। ट्वेंटी % है, खरीदा आपने 1 अक्टूबर को है, तो आई थिंक 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी, 6 की नहीं। $950, तो पहला साल तो यहां कंप्लीट हो जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे 31/12/11 बाय बैलेंस कैरी डाउन 14,000 ए की क्लोजिंग वैल्यू एसेट की और 19,000 एसेट बी का क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपका पहला साल कंप्लीट हो गया। और सिमिलरली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का 31/12/11 को टू बैलेंस कैरी डाउन, डायरेक्टर ए का 2100, ट्रैक्टर बी का 950। ठीक है जी, तो पहला साल बीत गया, अगला साल शुरू करें बैलेंस ब्रॉट डाउन से। 1/1/12 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,000 एंड 19,000, और इधर भी 1/1/12 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ए का बी का 2100 एंड 950। ठीक है जी, ओके सर। तो पहला साल तो हो गया, ट्रैक्टर से रिलेटेड एंट्रीज करनी थी, एक तो ट्रैक्टर अकाउंट की एंट्री करनी थी और एक डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी थी, वो हमने कर दी। इसके अलावा हमें कोई एंट्री नहीं करनी थी।
अब तीसरे सेकंड ईयर में आगे जाके आग लग गई है। देखिए कब लगी आग, आग लगी on 30th June 2012. Tractor B was completely destroyed by fire. In full settlement on 10th July 2012, an insurance company paid 15,000 under a comprehensive policy. Any balance on the hire purchase company's account in respect of these transaction was to be written off. कहता कोई और बैलेंस होगा तो उसको हम राइट ऑफ कर देंगे। तो आइए पहले हम ट्रैक्टर बी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6 महीने की डेप्रीशिएशन लगने के बाद एसेट डिस्ट्रॉय हो गया और एसेट डिस्ट्रॉय होने के बाद डिस्पोजेबल अकाउंट में चला गया। अब आप देखिए यहां से लेके यहां तक अगर आपका 1/1/12 है, ये ट्रैक्टर बी की बात कर रहा हूं, ये आपका 30/6/12 है। यहां से यहां तक डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड होगी और डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड करने के बाद डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। ठीक है जी। अब डिस्पोज ऑफ करने के लिए इन्होंने डिस्पोजल अकाउंट बनाने को बोला है। डिस्पोजल अकाउंट होता क्या बेसिकली, डिस्पोजल अकाउंट में हम एसेट भी ट्रांसफर कर देते हैं। एक ऐसा अकाउंट होता है जो एसेट को बेचने के लिए बनाया जाता है। सर हमने ये पहले तो कभी पढ़ा नहीं, ये आपने +1 में पढ़ा होगा अगर पढ़ा होगा तो, नहीं तो अदरवाइज बाकी किसी क्लास में आपने डिस्पोजल अकाउंट नहीं पढ़ा होगा। बेसिकली जब एसेट को आप बेचते हो तो उसके दो तरीके से आप एसेट को बेच सकते हो। एक तो आप एसेट को एसेट के अकाउंट में ही बेच सकते हो और दूसरा होता है कि उसको बेचने के लिए अलग से एक डिस्पोजल अकाउंट क्रिएट कर देते हो। बेचोगे या डिस्पोज ऑफ करने के लिए अलग से एक अकाउंट बना लिया जाता है, उसे एसेट डिस्पोजल अकाउंट बोलते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी आपको एसेट को डिस्पोज ऑफ करना होता है तो आपके पास दो ऑप्शंस या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। पहला ऑल्टरनेटिव होता है कि आप एसेट को डिस्पोज ऑफ उसी के लेजर में कर दो, उसी के लेजर में एसेट को क्या कर दो, डिस्पोज ऑफ कर दो, बेच दो उसी लेजर में जिस लेजर में वो एग्जिस्ट कर रहा है, वहीं पे आप उसको डिस्पोज ऑफ कर दोगे। और दूसरा होता है कि आप उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए अलग से डिस्पोजल अकाउंट बना लीजिए। अगर एसेट को आप एसेट के अकाउंट में ही डिस्पोज ऑफ करते हो तो उसकी ट्रीटमेंट आपको ऑलरेडी आती है, और अगर आप डिस्पोजल अकाउंट का इस्तेमाल करते हो तो वहां पर आपको एसेट को भी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है और उसकी डेप्रिसिएशन को भी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। फिर वहां जाके प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रीटमेंट होती है। क्लियर है? मतलब अगर डिस्पोजल अकाउंट बना है तो एसेट भी डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा जो डिस्पोज ऑफ हुआ है, और उसकी टोटल डेप्रिसिएशन भी डिस्पोज ऑफ अकाउंट में जाएगी, डिस्पोजल अकाउंट में जाएगी, और फिर वहां हम कंपेयर करके उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे। ठीक है सर? इसका मतलब सर हम एसेट को भी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है जी। और उसकी डेप्रिसिएशन, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, वो भी डिस्पोजल अकाउंट में जाएगी, और फिर यहां पर जाकर एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस डिस्पोजल अकाउंट में ही रिकॉर्ड होगा। क्लियर? अगर आप एसेट को एसेट अकाउंट में ही डिस्पोज ऑफ करना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस फर्दर होती हैं। एक तो अगर आप उसको नेट ट्रीट कर रहे हो, एक आप उसको ग्रॉस ट्रीट कर रहे हो। ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। अगर आप उसको नेट ट्रीट करते हो तो एसेट अकाउंट में ही बिक जाएगा, प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा, और अगर आप उसे ग्रॉस ट्रीट करते हो तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो एसेट अकाउंट में ट्रांसफर होती है, उसको नेट बनाया जाता है, फिर वहां सेल की एंट्री करते हैं। आपको ऑलरेडी ये चीजें पता है। क्लियर? अब यहां पर क्या है, एक डिस्पोजल अकाउंट ओपन कर दिया तो एसेट को एसेट के अकाउंट से उठाएंगे, उसे भी डिस्पोजल अकाउंट में ले जाएंगे और डेप्रिसिएशन को भी डिस्पोजल अकाउंट में ले जाएंगे। आइए, ठीक है, तो पहले 6 महीने की डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड कर ले। 6 महीने की डेप्रिसिएशन 30/6/12 बाय डेप्रिसिएशन, ये सिर्फ डायरेक्टर बी पर पड़ेगी। स्ट्रेट लाइन मेथड है, 6 महीने की डेप्रिसिएशन आप 1900 रिकॉर्ड करोगे। ठीक है जी, 6 महीने की डेप्रिसिएशन 20% है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन आपकी 1900 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि टोटल डेप्रिसिएशन बी के ऊपर इतनी होगी। अब डिस्पोज हो गया, 30/6 को आग लगी और जल गया और डिस्पोज ऑफ हो गया, तो एसेट को भी उठा के डिस्पोजल अकाउंट में ले जाएंगे और डेप्रिसिएशन को भी उठा के डिस्पोजल अकाउंट में ले जाएंगे। अब एसेट का हमारी बुक्स में होता है बैलेंस, तो डिस्पोजल अकाउंट में डालने के लिए एसेट को करेंगे क्रेडिट और डिस्पोजल अकाउंट को करेंगे डेबिट। चलिए यहां से
बाय एसेट, 30/6 की बात है, डिस्पोजल अकाउंट 19,000 का एसेट ये डिस्पोजल अकाउंट में चला गया, 30/6 टू ट्रैक्टर अकाउंट, ठीक है जी। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी, इसकी डेप्रिसिएशन भी एसेट की डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। दोनों चीजें आपको डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो होता है क्रेडिट बैलेंस, अगर वहां से डेप्रिसिएशन निकाल के आप डिस्पोजल अकाउंट में लेके जाओगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो 30/6/12 को टू ट्रैक्टर डिस्पोजल अकाउंट, टोटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हो जाएगी, टोटल डेप्रिसिएशन बनेगी 28,850। यहां पर 30/6/12 बाय ट्रैक्टर डिस्पोजल अकाउंट, सॉरी बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर है? यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। उसके बाद अब हमने उसको बेचना है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये देखिए ये हो गया, अब बेच देंगे। बेचना का क्या मतलब है? डिस्पोज ऑफ है। डिस्पोज ऑफ पे इंश्योरेंस कंपनी उस ट्रैक्टर के लिए में 15,000 कैश प्रोवाइड कर देगी कि हम एंट्री करेंगे इंश्योरेंस कंपनी टू ट्रैक्टर डिस्पोजल अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रैक्टर डिस्पोजल अकाउंट, आप कोई भी एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एसेट की डिस्पोज ऑफ करने पर कैश मिलेगा तो आप कैश को डेबिट करोगे या इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करके बाद में कैश रिसीव करोगे तो ज़्यादा बेटर। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है 30/6/12, हमें इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमें 15,000 रुपया इस एसेट के बदले में देने को तैयार हो जाएगी। तो बाय इंश्योरेंस कंपनी डेबिट करेंगे, ये बिक गया एसेट, डिस्पोज ऑफ हो गया, 15,000 में इंश्योरेंस डेबिट कर लेंगे और क्रेडिट एसेट डिस्पोजल को करेंगे। अब इस पे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे। देखिए 19,000 का एसेट है, 2850 की डेप्रीशिएशन है, तो माइनस करके इतने का बिक गया, तो बाकी जो आ गया आपका लॉस आ गया बाय लॉस ऑन ट्रैक्टर बी। तो कितने का लॉस हुआ देख लेते हैं आप, आई थिंक 1,150 का लॉस हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रैक्टर बी। अब ट्रैक्टर ए के बारे में बात करते हैं। ट्रैक्टर ए तो वहीं रहेगा, ठीक है, और उसके ऊपर डेप्रीशिएशन पूरे साल की पड़ जाएगी। अब पहले डेप्रीशिएशन लगाएंगे ट्रैक्टर ए के ऊपर 31/12/12 बाय डेप्रीशिएशन ट्रैक्टर ए के ऊपर। ट्रैक्टर ए 14,000 का था, 20% पूरे साल की डेप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे लगाओगे तो 2800 की डेप्रीशिएशन लग जाएगी। और डेप्रीशिएशन लगाने के बाद ईयर एंड हो गया, क्लोज कर देते हैं 31/12/12 को बाय बैलेंस कैरी डाउन ट्रैक्टर एक बैलेंस आपका यहां पर 14,000 ही हो जाएगा और 15,000 का ये जो ट्रैक्टर बी है ये निल हो जाएगा, ठीक। और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 30/12/12 टू बैलेंस कैरी डाउन सिर्फ ट्रैक्टर ए का रहेगा, ये आपका आएगा 4900, ठीक है जी। और डिस्पोजल अकाउंट आपका मैच कर जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे जल्दी से दीजिए, ठीक है जी। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन तो मुझे जल्दी से बता दीजिए। हमें सिर्फ एसेट से रिलेटेड यानी कि ट्रैक्टर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करनी थी, ना तो हायर वेंडर की बुक्स बनानी थी, ना ही हायर परचेजर की बुक्स बनानी थी।
हमें ना ही इंटरेस्ट की बुक्स बनानी थी, सिर्फ एसेट और उसकी डेप्रीशिएशन को रिकॉर्ड करना था। हमने एसेट जिस दिन खरीदा उस दिन रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद पहले साल में तो एक एसेट के ऊपर 3 महीने की डेप्रीशिएशन, दूसरे एसेट के ऊपर आपको 6 महीने की डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड करनी थी। 6 की या 9 की, सॉरी 9 महीने की डेप्रीशिएशन आपने रिकॉर्ड कर ली है। और डेप्रीशिएशन, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का लेजर अलग से बना हुआ है, तो डेप्रीशिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो पहला साल तो ऐसे ही निकल जाएगा। अगले साल में वो कहते हैं कि जो 6 महीने बाद अगले साल में हमारा जो ट्रैक्टर बी है वो जल गया और डिस्पोज ऑफ हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया, तो यहाँ पर डिस्पोज ऑफ करने के लिए अलग से एसेट डिस्पोजेबल का लेजर बनाया है। तो हम एसेट को उठा के अभी एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर कर देंगे, और जिस दिन तक वो डिस्पोज ऑफ हुआ है उस दिन तक की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करके वो भी हम लोग डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर वहां पर आप एसेट को सेल करोगे तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करोगे और प्रॉफिट लॉस को रिकॉर्ड करोगे। इस तरीके से एसेट डिस्पोजल हो गया। उसके बाद बचा जो सेकंड ईयर में एसेट ए के पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगा दी है, और पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगा के उनका बैलेंस कैरी डाउन एसेट अकाउंट में आ जाएगा, और उसकी डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लेजर में आ जाएगा। इसके अलावा कोई लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है बताइए प्लीज, मैं वेट कर रहा हूं आपकी मैसेज की। तो चलिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बता दिया मुझे। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे। ए मशीनरी सोल्ड ऑन हायर परचेज, द टर्म ऑफ पेमेंट इज 4। देखिए मशीनरी हायर परचेज पर बेची गई है। द टर्म ऑफ पेमेंट इज 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 6,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट। ओके, द टर्म ऑफ पेमेंट इज 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट है 6,000 की एट द एंड ऑफ ईच ईयर कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट। तो आपको इंस्टॉलमेंट गिवन है। ओके सर, इंटरेस्ट 20% है और इंक्लूडेड जो है वो 6,000 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्लियर है। शो मशीनरी अकाउंट, आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। हायर वेंडर का अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ परचेजर हु डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ थर्ड ईयरली पेमेंट, तीसरी पेमेंट में उसने डिफॉल्ट कर दिया है। वेयर अपॉन द वेंडर रीपोसेस द मशीनरी, कंप्लीट रीपोजेशन का क्वेश्चन है। द परचेजर प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन WDV बेसिस। ऑल वर्किंग शुड पार्ट ऑफ योर आंसर। तो आपको यहां पर ट्रैक्टर और वेंडर का अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है। हाँ, आपको कैश प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैश प्राइस यहां पर गिवन नहीं है। तो कैश प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। डाउन पेमेंट यहां पर कोई है नहीं। आइए सबसे पहले कैश प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ओके, इलस्ट्रेशन आई थिंक 10th है वर्किंग नोट में। कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, कैश प्राइस क्वेश्चन में मिसिंग है। तो आप देखिए 6,000, 4 इंस्टॉलमेंट है, डाउन पेमेंट है नहीं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट यहां पर आएगी प्लस 6,000 अगेन 6,000 और आपकी अगेन 6,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आई थिंक पर एनम कितना है देख लेते हैं। आपका जो रेट
ऑफ इंटरेस्ट है 20% है, ओके। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स हैं, ईच ईयर एनुअल इंस्टॉलमेंट है, ओके। इसका मतलब ये हो गया सॉरी 20, 1 साल का इंटरेस्ट है इसमें, और इसमें 2 साल का इंटरेस्ट है, और इसमें 3 साल का इंटरेस्ट है, और इसमें 4 साल का इंटरेस्ट है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास ये फिगर, बताइए जरा कितनी बनेगी, मेरे को सॉल्व करके बताइए फिगर कितनी बनेगी जल्दी से। व्हाट इज द अमाउंट, बताइए जरा कितनी फिगर बन रही है। क्या ये अमाउंट इतनी बन रही है? 15,553 चेक करो। $15,553, क्या ये अमाउंट इतनी बन रही है? प्लीज चेक करके बताइए, आपके पास कैलकुलेटर होगा तो। ओके जी, मेरे पास आंसर आ गया, ये अमाउंट इतनी बन रही है। तो हमारे पास कैश प्राइस पता लग गया, हमारे पास कैश प्राइस अवेलेबल नहीं था, इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट हमें पहले से ही पता थे। अब हम क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको हायर वेंडर और ट्रैक्टर का अकाउंट बनाना है, ट्रैक्टर अकाउंट सॉरी मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो मशीनरी को एंट्री करोगे, सबसे पहले मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 15,533, और सिमिलरली वेंडर में भी बाय मशीनरी 15,333। डाउन पेमेंट की अगली एंट्री होती है, डाउन पेमेंट यहां पर है नहीं है। तीसरी एंट्री, अब ये जो इनिशियल जो ट्रांजैक्शन होती है वो दो ही होती है, एक तो एसेट को खरीदने की और दूसरी डाउन पेमेंट की। अब हम इंस्टॉलमेंट की एंट्री करते हैं। इंस्टॉलमेंट में पहले इंटरेस्ट रिकॉर्ड होता है, फिर इंस्टॉलमेंट पे होता है, ठीक है। उसके बाद ईयर एंड की 3 स्टेजेस के ऊपर एंट्री होती है। उसके बाद ईयर एंड की एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और इंटरेस्ट आपका 20% रिकॉर्ड होगा 15,533 के ऊपर। अगर आप 20% रिकॉर्ड करोगे तो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर में इंटरेस्ट रिकॉर्ड हो जाएगा, इंटरेस्ट का लेजर बनाने को बोला नहीं है। उसके बाद आपको पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी, तो आपने ये 6,000 की पहली इंस्टॉलमेंट आपने पे कर देनी है। उसके बाद आपके ईयर एंड की एंट्रीज आनी है। हायर परचेजर के केस में ईयर एंड पर आपकी 3 एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने की होती है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में आपको क्लोजिंग एंट्री इंटरेस्ट की करनी होती है, और फिर क्लोजिंग एंट्री डेप्रिसिएशन की होती है। तो यहां पर आपको ना तो P&L अकाउंट बनाने को बोला, ना ही इंटरेस्ट अकाउंट बनाने को बोला है, और ना ही डेप्रिसिएशन का लेजर बनाने को बोला है। तो सिर्फ हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? ओके सर, तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। आपकी 20% डेप्रिसिएशन है, आई थिंक सॉरी 10% है। चेक कर लेते हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका 10% है, बिल्कुल WDV के ऊपर, और ये आपका बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। तो पहला साल समाप्त हो जाता है। अगले साल में फिर आपको इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट की एंट्री करनी है, और फिर क्लोजिंग एंट्रीज करनी है। क्लियर? इंटरेस्ट की 2 एंट्रीज है, क्लोजिंग एंट्रीज हायर परचेजर के केस में 3 होती हैं। पहले हम इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग होगा उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है जी। ये आपका बैलेंस आ गया ब्रॉट डाउन। इसके ऊपर आप 6 महीने सॉरी पूरे साल का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करोगे, और फिर आप इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे। सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आपने पे की है। क्लियर? इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ईयर एंड पर 3 ट्रांजैक्शन होती हैं, क्लोजिंग एंट्री डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री ही रिकॉर्ड करेंगे। जो बैलेंस कैरी डाउन होगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो जाएगी। बैलेंस ये कैरी डाउन था, ब्रॉट डाउन हुआ, और इसके ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन आपने इस तरीके से रिकॉर्ड कर लिया, और ये बैलेंस कैरी डाउन हो गया। अब तीसरे साल की बात करते हैं। तीसरे साल ब्रॉट डाउन बैलेंसेस होंगे। ये आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, और वेंडर की बुक्स में भी बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। अब सबसे पहले इंटरेस्ट की रिकॉर्डिंग होगी, और इंटरेस्ट रिकॉर्डिंग पर आपने डिफॉल्ट कर दिया है, आप वो पे नहीं करोगे। तो पहले हम इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है जी। कितना इंटरेस्ट रिकॉर्ड करोगे? जो बैलेंसिंग फिगर है वो हम लोगों ने 20% इसका इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लिया है, रिकॉर्ड कर लिया। अब जब पेमेंट करने की बारी हुई तो डिफॉल्ट हो गया, और जब डिफॉल्ट हुआ तो रिपोजेशन हो गया, और कंप्लीट रिपोजेशन है। आपको याद है, कंप्लीट रिपोजेशन में जो एसेट की रिपोजेस्ड वैल्यू होती है वो वही होती है जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी। क्लियर?
तो हायर परचेजर के केस में एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, जितनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जोड़ के देखो आपकी 11,000 बनती है, आपकी 9,167 का साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग था और 1,833 उसके ऊपर इंटरेस्ट रिकॉर्ड हो गया, कुल मिला के बन गया 11,000। तो आपकी 11,000 आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो इसका मतलब जो रिपोजेस्ड मशीनरी होगी उसकी वैल्यू भी 11,000 ही होगी और एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो इस तरीके से ईयर एंड पर रिपोजेशन की एंट्री हो जाएगी और यहां पर भी डेप्रिसिएशन पूरे साल की रिकॉर्ड होगी, उसके बाद एसेट की रिपोजेशन की एंट्री होगी और जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लियर है? ओके सर, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बताइए कोई प्रॉब्लम है, देन आगे चलेंगे। प्लीज जब आप बताओगे मैं तभी आगे चलूंगा, जल्दी से बता दीजिए मुझे क्या आपके क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 10th में ओके जी। इलस्ट्रेशन 11th, आई थिंक ये लास्ट इलस्ट्रेशन हमारे यहां पर, ठीक है जी। एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज फ्रॉम दिल्ली मोटर 3 टेम्पोज कॉस्टिंग 50,000 each on hire purchase system on 1/1/2011। एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने दिल्ली मोटर से 3 टेम्पोज खरीदे हैं 50,000 ईच के, यानी कि 1,50,000 के, और ये खरीदे आपने 1/1/2011 से, यानी कि साल के शुरू में। पेमेंट, और ये देखिए ये आपकी कैश प्राइस है। कैश प्राइस कितना हो गया क्वेश्चन में, ₹1,50,000 का आपका कैश प्राइस हो गया, ठीक है जी। पेमेंट वाज टू बी मेड 30,000 डाउन पेमेंट होगी आपकी, ठीक है जी। 30,000 की आपकी डाउन पेमेंट होगी एंड रिमाइंडर इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पेबल इन 31/12/11, 31/12/12 एंड 31/12/13 टुगेदर विद इंटरेस्ट। 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट है, इंस्टॉलमेंट निकालनी होगी एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, ठीक है। तो यहां पर आपके पास इंस्टॉलमेंट गिवन नहीं है, तो आप पहली इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट निकालोगे। कितनी इंस्टॉलमेंट, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो अब आप देखिए आपकी इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आएगा और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आएगा। प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, प्लस इंटरेस्ट चेंज होता रहेगा। अब 1,50,000 की प्राइस है तो 30,000 आप डाउन पेमेंट हो तो 1,20,000 का आउटस्टैंडिंग होगा। तो पहले साल का 1,20,000 को अगर आप 3 किस्तों में पे करोगे तो 40,000 का प्रिंसिपल अमाउंट हर इंस्टॉलमेंट में होगा। चेक कर लो, उन्होंने बोला है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, टुगेदर विद इंटरेस्ट, साथ में ब्याज भी देना है। तो 3 इंटरेस्ट है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट नहीं है, 3 इंस्टॉलमेंट है टुगेदर विद इंटरेस्ट। जो इंस्टॉलमेंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट की बराबर है और प्लस ब्याज देना है। तो इसका मतलब ये हो गया ना, यही जो मैंने लिखा है। तो आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग जो बनता है 1,20,000 है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट को अगर आप पे करोगे तो 40, 40 और 40 हो जाएगा। पहले इंस्टॉलमेंट में 40,000, सेकंड में 40,000 और थर्ड में 40,000, 40, 40, 80 और 40, 1,20,000 ब्याज देना है। तो पहले ब्याज आपका, ब्याज का जो रेट है वो 9% है। तो आप बताइए जरा पहली इंस्टॉलमेंट में ब्याज कितना आएगा, बताइए जरा कैलकुलेट करके। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, जल्दी से मुझे ब्याज बता दीजिए कितना बनेगा जी ब्याज पहली इंस्टॉलमेंट में कितना आएगा। 1,20,000 आपका आउटस्टैंडिंग है, 1,20,000 के ऊपर आपका 9% आउटस्टैंडिंग है, तो ये 10,800 का आपका ब्याज पड़ेगा। ये आपका 50,800 की आपकी पहली इंस्टॉलमेंट है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए आपका जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो 80,000 रह जाएगा, 40 पे हो जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। 80 के ऊपर आप
9% पे करोगे तो 7200 का ब्याज यहां आ जाएगा, 47,200 की सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। ठीक है जी। और सिमिलरली आपके पास दूसरी इंस्टॉलमेंट 40,000 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट आपने पे कर दिया। तीसरी इंस्टॉलमेंट के लिए जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहेगा वो सिर्फ 40,000 रह जाएगा। 40,000 के ऊपर आप 9% पे करोगे तो 3600 होगा और टोटल अमाउंट हो जाएगी 43,600। चेक कर लीजिए कि हमारी इंस्टॉलमेंट इतनी जो मैंने बनाई है वो आपको समझ में आई। दीज आर द इंस्टॉलमेंट। क्या जो मैंने इंस्टॉलमेंट समझ में आई? जल्दी से बता दीजिए मुझे। ट्विंकल जी आप जरूर बताना, आपने मुझे मैसेज किया था, मैंने रात को देखा। आप जरूर बताना कि आपकी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो क्लियर हैं, आपको समझ में आई कैसे निकली। और अगर नहीं पता चल रही तो आप प्लीज मुझे बताइए ताकि मैं उसको क्लियर कर दूं। टोटल आउटस्टैंडिंग पहले इंस्टॉलमेंट के लिए आपका 1,20,000 था। 1,50,000 में से 30,000 की आपने डाउन पेमेंट कर दी है। 120 है, 120 की को आप लोगों ने तीन इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट पे करना है, तो उनकी प्रिंसिपल अमाउंट की तीन इक्वल इंस्टॉलमेंट 40 + 40 + 40 बनेगी। ठीक है, उसमें आप इंटरेस्ट जोड़ते जाइए। पहले इंटरेस्ट पहले साल का 1,20,000 पे पड़ेगा, दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है वो 80,000 पे पड़ेगा और तीसरे साल का जो इंटरेस्ट है वो 40,000 के ऊपर पड़ेगा। इस तरीके से आपकी तीन इंस्टॉलमेंट्स बन जाती हैं। ओके जी। इंस्टॉलमेंट बनने के बाद ठीक है जी, सही है। अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं यहां तक, यानी कि कैश प्राइस पता लग गया, इंस्टॉलमेंट की और इंटरेस्ट भी पता है। एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। पहले इंस्टॉलमेंट पे करी जाएगी 31/12/11 को, बट कुड नॉट पे। देखो पहली ही इंस्टॉलमेंट पे की है और सेकंड इंस्टॉलमेंट पे डिफॉल्ट हो गया है। पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी है और सेकंड इंस्टॉलमेंट पे क्या आ गया? डिफॉल्ट हो गया है। दिल्ली मोटर एग्री टू लीव वन टेम्पू विद द परचेजर। एक टेम्पू छोड़ दिया उन्होंने अगले दिन। देखिए डिफॉल्ट आपने 31/12/12 को किया और रिपोजेशन अगले दिन हो रही है। ठीक है, 1/1/13 को। एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ अदर टू टेम्पू अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन 31/12/12 डेट ऑफ रिपोजेशन, द टेम्पू वर वैल्यूड बेस्ड ऑन 30% डेप्रिसिएशन एनुअली। यानी कि जो टेम्पू रिपोजेस किए हैं उनकी वैल्यू निकालने का तरीका दे दिया है कि किस तरीके से वो किस अमाउंट के ऊपर वो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन क्लेम करके उसकी वैल्यू निकालेंगे। रिपोजेशन या पार्शियल रिपोजेशन है। ठीक है, क्योंकि दो ही टेम्पू आपने रिपोजेस किए हैं। ठीक है, दो टेम्पू रिपोजेस कर लिए, इनकी पार्शियल रिपोजेशन है। तो पार्शियल रिपोजेशन में जो आपने टेम्पू रिपोजेस किए होते हैं उसकी वैल्यू निकालने को बोला गया है। क्लियर? वो बता दिया कि हम इस तरीके से उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करके प्रॉफिट लॉस भी आ जाएगा। वो बाद में देखते हैं, पहले हम पहले साल की बात करते हैं। पहले साल हम लोगों ने किसकी बुक्स बनानी है? एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड की। एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड आपका हायर परचेजर है, तो यहाँ पे आपके पास टेम्पू का अकाउंट बनेगा और हायर नेसेसरी अकाउंट बोला है तो इंटरेस्ट का अकाउंट भी बनेगा, डेप्रिसिएशन का लेजर भी बनेगा और साथ ही साथ आपके पास हायर वेंडर का लेजर भी बनेगा। तो चार तो बनेंगे ही बनेंगे। तो टेम्पू का अकाउंट बनेगा, दिल्ली मोटर का बनेगा और इन्होंने इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का नहीं बनाया, बट बनने चाहिए। शो द नेसेसरी अकाउंट्स बोला है तो वो अकाउंट भी बनने चाहिए, बट नहीं बनाए हुए कोई बात नहीं। ठीक है जी, ओके सर। चलिए सबसे पहले पहले साल की एंट्री करते हैं।
दो एंट्रीज जब हम ट्रांजैक्शन खरीदते हैं, टेम्पू को हायर परचेज पे खरीदा जाता है, दो ट्रांजैक्शंस होती हैं, दो एंट्रीज डलती हैं, दो एंट्रीज इंस्टॉलमेंट की होती है, तीन एंट्रीज ईयर एंड पर होती है। ठीक है जी। तो पहले साल में इन तीन स्टेजेस के ऊपर एंट्रीज होती हैं और अगले सालों में दो स्टेजेस पे एंट्री होती है, इंस्टॉलमेंट में दो होती है और क्लोजिंग एंट्रीज तीन होती हैं। ओके सर, चलिए सबसे पहले हम लोग खरीदते के समय यानी कि साल के शुरू में ही हमने खरीद लिया है, खरीदने में हम लोग एंट्री करेंगे, टेम्पू को डेबिट करेंगे और हायर वेंडर को क्रेडिट करेंगे और ये बनेगा 1,50,000 का जनवरी 1। ठीक है जी। और सिमिलरली ये एंट्री यहां पर भी रिकॉर्ड हो जाती है। साथ ही साथ एंट्री डाउन पेमेंट की होगी 30,000 की और डाउन पेमेंट की वाली एंट्री आपको हो जाती है। यानी कि शुरू की दो एंट्री कर ली, उसके बाद आपके पास इंस्टॉलमेंट की दो एंट्रीज होंगी। इंस्टॉलमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये आपका 10,800 का इंटरेस्ट होगा और दूसरी एंट्री यहां पर पड़ती है इंस्टॉलमेंट पे करने की और साथ ही साथ आप इंस्टॉलमेंट भी पे कर दोगे। ईयर एंड पर आती हैं तीन एंट्रीज, यहां पे डेप्रिसिएशन की एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएगी, ये आगे डेप्रिसिएशन पहले साल। ठीक है जी। और फिर आपके पास इंटरेस्ट को पीएनएल में और डेप्रिसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर करने की एंट्री है, तो ना तो इंटरेस्ट और ना डेप्रिसिएशन का लेजर यहां बनाया गया है, तो हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद क्लोज कर दिया, बैलेंस कैरी डाउन आ गया और यहां पर भी बैलेंस कैरी डाउन आ गया। क्लियर। अगला साल जब शुरू होगा तो क्या होगा, अगले साल में बैलेंस ब्रॉट डाउन होंगे, ये आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ और ये आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। क्लियर। सबसे पहले ऑफ कोर्स इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज होंगी, इंस्टॉलमेंट ईयर एंड पर ही आ रही है, इंस्टॉलमेंट ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। ठीक है जी। ये रहा इंटरेस्ट ड्यू कर गया, 7200 का इंटरेस्ट ड्यू हो गया है। उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे तो आप, एक मिनट, ईयर एंड कब हो रहा है, ये एंट्री यहां पर आनी चाहिए थी, गलत डाली हुई है क्योंकि रिपोजेशन 1 जनवरी 2013 को हो रहा है। ठीक है। ये एंट्री यहां पर आनी चाहिए थी, ये यहां गलत है। बैलेंस कैरी डाउन प्लस 49,000 आएगा यहां पर और यहां पर भी 49,000 आएगा और यहां पर ये एंट्री आएगी 49,000 की। ठीक है जी। ओके। तो इंस्टॉलमेंट आपने पे नहीं की है, क्लियर। तो पेमेंट की एंट्री आप यहां नहीं करोगे। उसके बाद ईयर एंड पर डेप्रिसिएशन की एंट्री रिकॉर्ड करोगे, तो आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री यहां पर रिकॉर्ड कर ली है ईयर एंड के ऊपर। ये ट्रांजैक्शन गलत की है क्योंकि रिपोजेशन उसने अगले साल किया है, तो यहां पर आपका बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। ठीक है। कैरी डाउन बैलेंस आएगा और कैरी डाउन बैलेंस आएगा आपका 24,000 यानी कि 96,000 और यहां पर 1 जनवरी 13 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 96,000 होगा क्योंकि रिपोजेशन जो है वो आपका 13 में हो रहा है, 1 जनवरी 2013 को रिपोजेशन की एंट्रीज हो रही है। ठीक है। तो ठीक है, आगे चलते हैं, रिपोजेशन पे चलते हैं। साल शुरू हो रहा है, ब्रॉट डाउन कर लिया हम लोगों ने और इधर भी साल शुरू हो रहा है, ब्रॉट डाउन कर लिया गया। अब रिपोजेशन करेंगे, रिपोजेशन की वैल्यू निकालने को बोला गया। उन्होंने बोला कि हम लोग रिपोजेशन करते समय एसेट को 20% या 30%, हम लोग एसेट को 30% एनुअली डेप्रिशिएट करेंगे। आपको रिपोजेस एसेट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो आइए निकालते हैं। ये देखिए, ये 30% डेप्रिशिएशन किया हुआ उन्होंने 1 साल की और 2 साल की। WDV के ऊपर 51,000 की 2 साल की, पहले 30,000 की डेप्रिशिएशन लगी है, 2 एसेट पे निकाला है, कॉस्ट आपकी 1 लाख की आ गई है। ठीक है। 1 लाख में पहले साल की 30,000 की डेप्रिशिएशन आ गई, तो पीछे बचा 70,000। 70,000 के ऊपर 30% फिर से डेप्रिशिएशन लगा लोगे तो 21,000 की, यानी कि टोटल 21,000 प्लस 30,000 की डेप्रिशिएशन आ गई, यानी कि जो एसेट को रिपोजेस किया गया वो 49,000 का है। ठीक है। 49,000 की रिपोजेशन वैल्यू है, 49,000 की हम लोगों ने टू टेम्पू के नाम पर 1 जनवरी को एंट्री कर दी है 49,000 की। ठीक है जी। और इधर भी 49,000 की एंट्री होगी। अब आपको जो एसेट रिपोजेस किए गए हैं उनकी वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। देखिए, आपके पास 3 एसेट हैं, 96,000 के हैं। जिस दिन रिपोजेशन हुआ उसकी कैरिंग अमाउंट तीनों की 96,000 है, दो की कितनी होगी बताइए जरा? 64। ठीक है जी। तो दो की 64,000 की कैरिंग अमाउंट होगी, जो एसेट रिपोजेस किए हैं उनकी कैरिंग अमाउंट उस दिन 64,000 की होगी। 49,000 आपकी उसकी वैल्यू है जिस पे रिपोजेस हुए हैं, तो 15,000 का लॉस होगा। ये आपने 15,000 का लॉस बुक किया है, तो रिपोजेशन कंप्लीट हो जाती है।
उसके बाद 2013 का अकाउंट आपको कैरी डाउन करना है, क्या लिखा है, दिल्ली मोटर एग्री टू लीव वन टेम्पू विद द परचेजर ऑन 1/1/2013 एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ अदर टू टेम्पू अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन 31/12/12 डेट ऑफ repossession. Delhi Motors agreed to leave one tempo with the purchaser on 1/1/2013, adjusting the value of other two tempo against the amount due on 31/12/2012 डेट ऑफ रिपोजेशन. ये डेट ऑफ रिपोजेशन ऊपर लिखा हुआ है 1/1/13 और 31/12/12, तो मैं आपको 1/1/13 के हिसाब से रिपोजेशन की ट्रीटमेंट करके चल रहा हूं. द टेम्पू वाज वैल्यूड बेस्ड ऑन 30% डेप्रिसिएशन एनुअली एंड शो द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड फॉर दिस. अब 2013 का बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे, ये तो खत्म हो गया. 2013 का जो बचेंगे एसेट उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकाल दोगे और इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा जो अमाउंट बचेगी उसके ऊपर, और 31 दिसंबर को बैलेंस कैरी डाउन होगा. तो बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि हमें पता नहीं कि सेटलमेंट होगी है कि नहीं हुई है. क्लियर. आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, जितना भी बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ उसमें रिपोजिशन की एंट्री की, और जो बैलेंस बचा उसका पूरे साल का उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे. इंटरेस्ट निकाल के बैलेंस, पेमेंट के बारे में बात हुई नहीं है तो बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे. और यहां पर भी हमारा जो टेम्पू है, एक टेम्पू बचा होगा, जितने का भी बचा हो उसके ऊपर आई थिंक 32,000 का बचेगा. 32,000 के ऊपर हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करके बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे. ठीक है, तो इसको आप ठीक कर लेना. ये भी कॉस्ट पर दिया गया, आपको पूरे साल की डेप्रिसिएशन यहां पर भी रिकॉर्ड करनी होगी. ओके सर, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. इसी के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है और एक्सरसाइज यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन पर चलते हैं. प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं. ये पांचों क्वेश्चंस आपका होमवर्क हैं. कल की क्लास में आप पांचों क्वेश्चंस करके लाइए, और अगर कोई डाउट होगा तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. और लास्ट इंस्टॉलमेंट सिस्टम के बारे में भी हम बात करेंगे. कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे. टुमारो विल बी द लास्ट डे ऑफ योर चैप्टर्स इन अकाउंटिंग. उसके बाद हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ बच जाएंगे, वो हम शुरू कर लेंगे. तो आज इतना ही. थैंक यू.